नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी में पूर्वोत्तर दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए, कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप देखेंगे कि 1765 तक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। मानचित्र 2, 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र। यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी में एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत छोटे से संध्याकाल में बड़ी तेजी से अचानक बदली। अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मोटे तौर पर 1707 से जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब से 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुसलमानों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अब आपके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे। ऐसा उनके अनेक कारणों से हुआ। औरंगजेब ने दक्कन में 1679 लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य सैन्य वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। औरंगजेब ने उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। उत्तर पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों और किसानों के विद्रोह कृषि आंदोलन समस्याओं को और गंभीर बना दिया। कभी कभी विद्रोह बढ़ते हुए करों के घरों के विरुद्ध किए गए, बाहर के विरुद्ध किए गए। ये कभी कभी शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। चित्र 1, नादिर शाह का 1779 का एक चित्र। इस आर्थिक राजनीतिक संकट के बीच ईरान शासक नादिर ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। संपूर्ण नगर को लूट कर बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। नासिर आक्रमण के बाद अफगान शासक असद अब्दली आक्रमण का तांता लगा। हमने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। ईरान और तुर्की काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल शाह इसके एक दूसरे समूह हाथों में कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति पैदा हो गई जब दो मुगल शासकों फर्रुखारिया 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई। दो अन्य बादशाहों अहमदाबाद 1748 से 1754, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1816 अभिजात ने आधा कर दिया। चित्र 2, एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखारिया। चित्र 3, चित्तौड़ किला राजस्थान। कई राजपूत
सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए। जब सत्ता केंद्र बने, व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य रचनाओं नगर पहले मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रह संरचनाएं, इमारतें होती थीं। चित्तौड़ किले में तलकौर, कोटबंदी, कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। राजपूत, बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। ये बदलते उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। शाहजहां, बादशाह शाहजहां 1713 इन राजाओं इन पदों पर नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के आस पड़ोस शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। कोशिश की जोधपुर राजघराने के नागरों को जीत लिया, राज्य में मिला लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर की अपनी नई राजधानी स्थापित की। उसे 1722 में आगरा की सूबेदार दे दी गई। 1740-22 दशक राजस्थान में मराठों के अभियानों के इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। कई राजपूत शासकों ने मुगल अधिवक्ता स्वीकार कर लिया, लेकिन मेवाड़ एकमात्र एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसे मुगल सत्ता को चुनौती दी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ राज गद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकृत करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वह अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। चित्र 4 जयपुर में जंतर मंतर। चित्र 5 मेहरानागढ़ किला, जोधपुर। अम्बेडकर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी के 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात वेधशालाओं में से खगोलीय पिंडों का अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। जयपुर की राजा जयसिंह। राजा जयसिंह 1732। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए आगरा के सूबेदार रहे। 5 वर्ष 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। आज़ादी हासिल करना। सिख। अध्याय 6। आपने पढ़ा, 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इसमें पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोबिंद सिंह 1699 खालसा पद की स्थापना हुई। पूर्व उसके पश्चात राजपूत मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बांदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा के मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह नामों वाले सिखों गढ़कर अपने शासन को सर्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बांदा बहादुर बंदी बना लिया गया। 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को जत्थों के बाद मिलसों संगठित किया। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों ने अपनी उपज 20% कर के रूप में लेने बदलने के संरक्षण प्रदान किया। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार। 10वें गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया
कि शासक उसके भाग्य में है, उसे सुयोजित ढंग से कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमदाबाद अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। खालसा ने 1765 में अपना सिख गढ़ सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण सिखों के उत्पीड़न के बाद वही थे जो बांदा बहादुर के नाम से खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। शिवाजी का रूप चित्र 8। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन के में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिसमें अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देश में शिवाजी कम उम्र के विजय पथ पर निकल पड़े। जलवी पर कब्जे पर उन्होंने मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार पर प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्ति बना दिया। अपने विरोध के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते हैं। चौथे और सरदेश की आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राजा था जो मुगल शासक में लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवार और देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य के प्रभावी शक्ति चिंतपावन ब्राह्मणों में एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशेवर प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पूरे महाराष्ट्र राज्य की राजधानी बन गया। 1720-1761 मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक में मालवा गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 दशक में मराठा नरेश समस्त दक्कन प्रायद्वीप में अधिकृत रूप से मान्यता मिल गई। साथ ही इस क्षेत्र में चौथे और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार मिल गया। मराठों से न कारण अन्य शासक के खिलाफ हो गए। परिणामस्वरूप मराठों ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों का कोई सहायता नहीं मिली। 1720 के दशक में मालवा मराठा अभियानों के उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंची। उज्जैन, सिंधिया, संरक्षण और इंदौर होलकर आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर तरह तरह के समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्य सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे। चौथ, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व 25% दक्कन में इसको मराठा वसूलते थे। सरदेशमुखी दक्कन के मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को जाने वाले भू राजस्व 9 से 10% हिस्सा। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से जाने जाते थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विषय में पार मराठा राज्य विस्तार का श्रेय प्राप्त हुआ तथा मालवा, बुंदेल, गुजरात पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते हैं। जाटों की शक्ति सूरज मल समय पराकाष्ठा पहुंची, जिसे 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान संगठित किया। उत्तर प्रदेश और दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल थे। सूरजमल कई किले महल बनाए, जिसे भरतपुर सिद्ध लाहौर किला इस क्षेत्र में बसे मजबूत किले में से एक था।
जाट। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं से 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता दृढ़ की। नेता चूड़मल के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक में आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर शुरू हो गया। जाट समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व पानीपत, बल्लारगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली से बनाया गया था, वहीं दीग जाटों के अंबर आगरा शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनाया। शाही वास्तुकला में जिन रूपों को पहली बार शाहजहां युग में जोड़ा गया, दीग की इमारतें कई रूपों से नमूने पर बनाई गई थी। चित्र 18वीं शताब्दी में दीग का राजमहल इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन बंगला गुम्बद पर गौर करें। वे सब सूबेदारी दल खालसा में फौजदारी, इजारदारी, चौथे सूरदेशमुखी। कल्पना करें आप 18वीं शताब्दी के एक राज्य के शासक हैं। यह आप बताएं कि आप अपने प्रांत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे और ऐसा करते समय आपके सामने क्या क्या विरोध अथवा समस्याएं खड़ी की जा सकती हैं। फिर से याद करें। आइए विचार करें। 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया। मराठा शासक दक्कन के पठार विस्तार क्यों करना चाहते थे। क्या आपके विचार से आज महाजन बैंकर उसी तरह प्रभाव रखते हैं जैसे 18वीं शताब्दी में रखा करते थे। क्या अध्याय में उल्लेखित कोई भी राज्य आपके अपने प्रांत में विकसित हुए थे। यदि हाँ, तो आप अपने विचार में 18वीं शताब्दी का जनजीवन आगे 21वीं सदी के जनजीवन के किस रूप में भिन्न था। आइए करके देखिए। राजपूतों, जाटों, सिखों अथवा मराठों में से किसी एक समूह के शासकों के बारे में कुछ और कहानियों का पता लगाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।